गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम लोग मातृत हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इनफर्टिलिटी सीरीज में हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईवीएफ के बारे में बहुत सारी गैर मान्यताएँ हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, फ्रेश साइकिल महंगी होगी या फ्रोजन साइकिल महंगी होगी? कॉस्टली कौन सी पड़ेगी? जी जी। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है और एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। क्या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अच्छा ये बताओ कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर FET में क्या हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग PIGD कर सकते हैं? एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफर करते हैं रूटीनली? एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है? जी। अच्छा ये बताओ, एम्ब्रियोज कब तक फ्रीज कर सकते हैं? कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते ऐसे हैं? तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर से। सपना, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम लोग खड़े हो जाएं तो एम्ब्रियो स्लिप होके बाहर आ जाएगा। क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? नहीं, ये बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग है। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस करते हैं। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तो वहाँ पे हम पेशेंट को रेस्ट करवाते ही हैं, और नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के लिए हम लोग उनको थोड़ा आराम, बेड रेस्ट नहीं बोलते, थोड़ा रेस्ट रखने का बोलते हैं, फिर वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है, ये जो यूट्राइन केविटी है, इसके अंदर ये केविटी कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती है। ये दो यूट्रस की वॉल्स एंडोमेट्रियम की एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। तो जब एम्ब्रियो हम लोग अंदर रखते हैं तो वो वॉल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। जब हमने वहाँ पर एम्ब्रियो रखा तो उसके बाद वापस एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम की वॉल्स एक दूसरे से वापस जुड़ जाती हैं, चिपक नहीं जाती, और इसलिए एम्ब्रियो के स्लिप होने के चांसेस नहीं रहते। एम्ब्रियो चिपके या नहीं चिपके, इम्प्लांट हो या नहीं इम्प्लांट हो, वो अलग बात है। लेकिन एम्ब्रियो ऐसे जैसे ही अगर कोई फीमेल खड़ी होगी एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद स्टैंड करेगी, तो जरूरी नहीं है कि एम्ब्रियो स्लिप होके बाहर आ जाए, ऐसे यूजुअली होता अच्छा, नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ दर्शकों के लिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद उनको बाद में जब वो खड़े होते हैं तो डिस्चार्ज बाहर आता है? थोड़ा बहुत आता है। वो एक्चुअली एम्ब्रियो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो लगभग 0.8 के 0.9 ml कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं। जी। पहले थोड़ा सा कल्चर मीडिया लेते हैं, फिर एम्ब्रियो लेते हैं, फिर बाद में वापस कल्चर मीडिया लेते हैं और उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत थोड़ा सा मिनिमल सा डिस्चार्ज आएगा, वो ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं आएगा। जी। अच्छा, बहुत लोगों को ये ऐसा है कि कुछ लोगों का पास्ट में IUI पेनफुल रहा है या HSG पेनफुल रहा है, तो उनके दिमाग में ये डर रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर भी पेनफुल होगा। क्या उसमें दर्द होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर में? नहीं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर में कोई इट्स लाइक अ पेनलेस प्रोसीजर, और ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अच्छा, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है और एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। क्या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सबसे पहले तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर ये होता है कि जिस साइकिल में हम अंडा बनाने के इंजेक्शंस दे रहे हैं, उस साइड को रिट्रीव कर रहे हैं, उसी सेम साइकिल में हम एम्ब्रियो बना के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हमने फ्रेश साइकिल बोला। और फ्रोजन साइकिल का मतलब है कि उस जिस साइकिल में अंडे बने हैं उनको हमने रिट्राइव करे, एम्ब्रियो बनाए, सबको फ्रीज कर दिया, और फिर नेक्स्ट साइकिल में हमने उनको ट्रांसफर करा, तो ये फ्रोजन साइकिल हुआ। तो ये बताओ कि फ्रेश साइकिल में क्यों एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस कम होते हैं? जी, फ्रेश साइकिल में क्या हो रहा है कि हम जब स्टिमुलेशन, ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं तो जो महिला का, जो फीमेल पेशेंट का रिस्पॉन्स है वो काफी वेरिएबल हो सकता है। कई बार बहुत ज्यादा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन भी हो सकता है फॉर द सेम पेशेंट। तो उस कारण से जब ज्यादा अंडे बनते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, ईस्ट्रोजन जो राइज होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, और ईस्ट्रोजन ज्यादा राइज होता है तो ओवरऑल प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा राइज होता है। और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मनी और सिंक्रनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी की थैली की चमड़ी, जहाँ पे एक्चुअली एम्ब्रियो इम्प्लांट होने वाले, चिपकने वाले। अगर एंडोमेट्रियम डिसिंक्रोनी हो गया, एंडोमेट्रियम हार्मनी ऑफ हार्मोन्स में नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन फेलियर के ज्यादा चांस है। इसलिए आजकल ऐसा बोला जाता है कि फ्रोजन साइकिल ज्यादा बेटर है। जब हम लोग फ्रेश साइकिल करते हैं तब क्या होता है कि ईस्ट्रोजन राइज के कारण प्रोजेस्टेरोन राइज होता है, और अगर प्रोजेस्टेरोन राइज एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग यूजुअली 1.2 तक कट ऑफ लेते हैं, 1 या 1.2 तक, तो एंडोमेट्रियम में अर्ली सिक्रेटरी चेंजेस चालू हो जाते हैं। जब अर्ली सिक्रेटरी चेंजेस होंगे तो अगर उसी एंडोमेट्रियम में हम लोग एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम होंगे, इम्प्लांटेशन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए यूजुअली बहुत सारे केसेस में आजकल हम लोग सेम साइकिल में एम्ब्रियो अंदर नहीं रखते हैं, मतलब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा ये बताओ, फ्रेश साइकिल महंगी होगी या फ्रोजन साइकिल महंगी होगी? कॉस्टली कौन सी पड़ेगी? जी जी,
फ्रोजन साइकिल थ्योरेटिकली अगर समझे तो वो कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो बोला जाता है, उसका चार्ज उनका एड ऑन होगा। और नेक्स्ट साइकिल में फिर से उनका फॉलिकल मॉनिटरिंग, एंडोमेट्रियम बनाने की दवाइयाँ और एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर, तो उसका थोड़ा कॉस्ट उनका इंक्रीज होगा। आजकल मोस्टली फ्रीज ऑल स्ट्रेटेजी करते हैं। फ्रीज ऑल का मतलब है हमारे, जैसे हमने ओवुलेशन स्टिमुलेशन किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, फॉलिकल्स बने, oocyte रिट्राइव किए, पिकअप किया, उसके बाद में एम्ब्रियो जब हमारे बनाते हैं तो सारे एम्ब्रियो जैसे ही डे 5 पे पहुंचते हैं, 2, 3, 4, हम उनको सबको फ्रीज कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और उस साइकिल में फिर हम लोग पीरियड लाने की दवाई दे देते हैं, और नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइकिल हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इस फ्रीजिंग और थॉइंग, जब हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल करते हैं तो वो जो क्रायो प्रिजर्व, क्रायो फ्रीज एम्ब्रियोज हैं उनको थॉ करते हैं ट्रांसफर करने से पहले। उस प्रोसेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10, 15, 20 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं तो फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल में, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में FET बोलते हैं, उसमें फ्रेश एम्ब्रियो साइकिल से रिजल्ट लगभग डबल से भी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे जो मिलता हम है। लोग कोई भी IVF सेंटर जो उनको पैकेजेस देते हैं चार्ज के, तो ये फ्रोजन साइकिल के साथ का पैकेज होता है कि अलग अलग होता है, किस हिसाब से? यूजुअली सब लोग फ्रेश साइकिल के चार्जेस बताते हैं, ये फ्रोजन का एस्ट्रिक में आ जाता है, उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं क्योंकि उसमें डिस्पोजेबल्स और सब मटेरियल ज़्यादा यूज होते हैं। राइट। अच्छा ये बताओ कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर FET में क्या हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग PIGD कर सकते हैं एम्ब्रियोज का? जी, अभी क्या है, नए ART रूल्स आ गए हैं और हमको उन रूल्स के क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। मोस्टली हम कर सकते हैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि मदर या ये फीमेल या मेल में कोई अगर हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री ऑफ प्रूवन रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर्स हैं जो पॉसिबली जेनेटिक्स के कारण हो सकते हैं, या प्रीवियस चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ही हम लोग PGD कर सकते हैं। लेकिन नए ART रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, रूटीनली नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एडवांटेज FET में, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये है कि सपोज एक बार ट्रांसफर किया, बच्चा रुक गया, उनके कपल के सपोज 2 या 3 एम्ब्रियोज फ्रोज हैं, तो वो बाद में 2 साल 3 साल के बाद भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मतलब आपका कहना है एडवांटेज कि है। सेकंड बेबी भी वो प्लान कर पाएंगे बिल्कुल। सेम IVF साइकिल से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफर करते हैं रूटीनली? आइडियली अगर बुक्स के हिसाब से जाए तो हम सिंगल बोलते हैं, बट ART रूल्स के हिसाब से हम मैक्सिमम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सारी कंडीशंस ऑप्टिमल हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी है, यूट्रस में कोई एडिनोमायोसिस फाइब्रॉइड नहीं है, पेशेंट की एज भी कम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बराबर है, ट्रिपल लाइन है, सर्विक्स में कोई मेजर फैक्टर नहीं है, तो एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो बेटर है। और अगर स्पेशली कि अगर उनको कपल को ऑलरेडी अगर एक चाइल्ड है, सपोज अगर हाई रिस्क पेशेंट है, मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ मायोमेक्टोमी है या कुछ है, तो फिर हम लोग उसमें 1 या 2 ट्रांसफ़र करने का सोच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है? जी, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। ऐसा बोलते हैं कि 48 to 72 आवर्स के लिए हम उनको थोड़ा आराम रखने का बोलते हैं। 1-2 दिन वो जॉब से, प्रोफेशनल वर्क से छुट्टी भी ले सकते हैं, और 72 आवर्स के बाद जब वो नॉर्मल फील कर रहे हैं तब वो अपना डे टू डे एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। रेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी स्टडीज ऐसे आई हैं कि जो लोग कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं उनमें एक्चुअली रिजल्ट्स कम मिलते हैं, इसलिए रूटीन चलना फिरना कर सकते हैं, लेकिन कोई हैवी वर्क हम लोग अवॉइड करते हैं, झाड़ू पोछा कचरा वासन हम लोग अवॉइड करने का बोलते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 दिन के लिए अवॉइड करने का बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, एम्ब्रियोज कब तक फ्रीज कर सकते हैं, कितने टाइम तक फ्रीज कर सकते ऐसे हैं? तो अभी आजकल जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से तो हम फॉर एवर फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना एम्ब्रियो लेट होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा, उसकी ओवरऑल क्वालिटी अफेक्ट होती है। और स्टडीज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखने में आया है कि विद इन 2 to 3 इयर्स अगर उसको यूज करते हैं तो हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स के परसेंटेज कम होता जाता है।
एम्ब्रियो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड नाइट्रोजन की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसमें थोड़ा भी ब्रेकेज या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो वो एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। 2-3-4 साल तक एम्ब्रियो के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है कि फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल से जब हम लोग IVF करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा है, एक्चुअली जैसा IUI होता है वैसा ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जब भी कोई पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम डिसाइड होता है कि सपोज 10 बजे करना है या 11 बजे करना है, तो वो सेंटर पे यूजुअली नील बाय माउथ बुलाते हैं, एनेस्थेसिया में नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र होता है, मॉक ट्रांसफ़र में हमको लगता है कि ये सर्वाइकल स्टेनोसिस है या फिर डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र होने वाला है, तो पहले से ही हम लोग एनेस्थेसिया में करते हैं, लेकिन यूजुअली एनेस्थेसिया में नहीं करते। जैसे पेशेंट को हम लोग सुबह 7 बजे बुला लेते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी पीने का रखिए, 1-1.5-2 घंटे के बाद एब्डोमिनल स्कैन करके, सोनोग्राफी करके देखते हैं ब्लैडर कितना फिल हुआ है, और एक लेवल के बाद ब्लैडर अगर अच्छा फिल हो गया है तो यूट्रस और सर्विक्स ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, और जब वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में, कैथेटर पास करने में थोड़ा सा आसान रहता है, और तब ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब वो स्ट्रेट लाइन में आ गया तो सबसे पहले हम लोग एक प्लंजर डालते हैं, और प्लंजर के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि आप एम्ब्रियोज लोड करिए। एम्ब्रियोज लोड करिए मतलब वो माइक्रोस्कोप में देख के वो एम्ब्रियो को कैथेटर में लोड करते हैं। लोड करने की 2-3 टेक्निक्स अलग अलग होती है, लेकिन सबसे पहली टेक्निक होती है कि उसमें 1 या 2 माइक्रोलीटर पहले कल्चर मीडिया लेते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो लेते हैं कैथेटर में, और वापस 1 या 2 माइक्रोलीटर कल्चर मीडिया लेते हैं। वो लोड करके वापस उसको चेक करते हैं और फिर वो सर्जन को देते हैं। सर्जन तब प्लंजर डाल के वो रेडी होता है स्टिलेट को डाल के, और वो अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एक असिस्टेंट जो होता है वो एब्डोमेन के ऊपर प्रोब रखे रहता है और कैथेटर पास करते हैं सर्विक्स में से। सर्विक्स में से कैथेटर दिखता है कि वो पास हो रहा है, और जैसा ही वो इंटरनल उसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाता है, वो फंडस को हम लोग कैथेटर टच नहीं करते। फंडस के टिप से लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे ही रहते हैं, और वो पूरा इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट थोड़ा सा स्लोली करते हैं, ओवर 10 to 15 सेकेंड्स, और इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा 5 से 10 सेकेंड उसको कैथेटर को वहीं रखते हैं, और उसके बाद धीरे से कैथेटर रिलीज करते हैं। लेकिन वो स्टिलेट या प्लंजर तब तक वो नहीं निकालते, वो कैथेटर दोबारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं। वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर वापस चेक करता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो है या नहीं है। अगर एम्ब्रियो नहीं है तो कंफर्म होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है, और वो स्टिलेट निकाल देते हैं और पेशेंट को 45 मिनट्स के लिए वहीं रेस्ट करने का बोलते हैं, और पेशेंट को मिनिमम 2 to 3 आवर्स यूरिन पास करने का एडवाइस नहीं बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक यूरिन पास नहीं करें। तो ये यूजुअली एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस होता है, और उसमें 2 से 4 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं, आप यूजुअली घर पे जा सकते हैं। तो ये था हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग IVF के बारे में, मिथ्स के बारे में, जनरल मिथ्स के बारे में बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। थैंक यू, नमस्कार।